Good morning to all students. Last day we have discussed about green revolution. Today we shall discuss will land sustain. क्या लैंड जो है वो स्थिर है? इसका मतलब कि ड्यू टू कमिंग अप ग्रीन रेवोल्यूशन all kinds of positive we see by the coming of green revolution. What are the drawback of green revolution? इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि what are the drawback, what are the limitation of green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन की कमियां क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट वो दिखाता है हमें कि बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन होने लगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, मॉडर्न टूल्स का यूज होने लगा, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी जो थी वो लैंड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई. लेकिन इसके आने के साथ साथ क्या कुछ निगेटिव पॉइंट भी दिखाई देता है, इसलिए ये दिया है टॉपिक. विल लैंड सस्टेन, क्या लैंड जो थी उसको सस्टेन कर सकी या करेगी या वह स्थिर रहेगी. इसका मतलब इक्वालिटी ऑफ लैंड वुड बी कंटिन्यू बाय द यूजिंग ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग. यदि हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को फॉलो करते हैं तो उसके मेथड को फॉलो करने के द्वारा हमारी लैंड जो है उसकी क्वालिटी कंटिन्यू रहेगी. तो बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे लोगों का यह व्यू आया. एट प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं ड्यू टू मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के यूज करने के साथ द क्वालिटी ऑफ लैंड डे बाय डे स्टार्टेड टू डिक्रीज. मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के द्वारा लैंड की क्वालिटी जो थी वो डे बाय डे डिक्रीज होने लगी, वो कम होने लगी. लैंड वॉज अनेबल टू सस्टेन द सेम टाइम ऑफ क्वालिटी विच वॉज प्रेजेंट इन ओल्ड टाइम. जो कि पूर्व के समय में प्रेजेंट था, मौजूद था, वो उस क्वालिटी को कंटिन्यू रखने में अनेबल था, नहीं रख सका. क्यों नहीं रख सका? तो कारण था ड्यू टू, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यू टू यूजिंग ऑफ HYB सीड्स के यूज करने से देर वाज रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या जरूरत थी? बहुत अधिक मात्रा में वाटरिंग की, यानी इरिगेशन की ज़रूरत थी, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी. क्लियर? ड्यू टू HYB सीड्स, पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसमें ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए, लेकिन इसमें ये सभी चीज़ें चाहिए. दूसरा, ड्यू टू मोर इरिगेशन ऑफ द लैंड, जब लैंड का बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने लगा तो लैंड बिकेम अल्काइली. वो लैंड जो था वो अल्काइली हो गया. क्षारीय, आगे जाओगे तो साइंस में पढ़ोगे कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने से वो लैंड जो था और अल्काइली हो गया, उसकी फर्टिलिटी जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी. मोर इरिगेशन ऑफ द लैंड ड्यू टू यूजिंग ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज होने से लैंड की जो सॉइल की जो क्वालिटी थी वो डे बाय डे वो डिक्रीज होने लगी. वह अपनी क्वालिटी को कंटिन्यू नहीं रख सका. बहुत ज़्यादा लैंड वाटर के यूज होने से अल्काली होने लगी, वाटर का लेवल भी घटने लगा बहुत ज़्यादा यूज होने से, और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने से वह सॉइल जो थी वो अपनी क्वालिटी को, अपनी फर्टिलिटी को लॉस करने लगी. ड्यू टू मोर यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड के यूज करने से, कीटनाशकों का यूज करने से क्वालिटी ऑफ सॉइल डे बाय डे स्टार्टेड टू डिक्रीज. उसके भी यूज करने से सॉइल की क्वालिटी जो थी वो डिक्रीज होने लगी, जो कि
यदि इसमें से आप लोग को जो दिखाई देता है पॉइंट 3 या 4 पॉइंट, इसमें से लिखना नहीं तो रुक जाओ दिखा रहा हूँ। इसमें से green revolution is associated with the loss of soil fertility. In light of the statement mentioned 5 problems caused by the modern farming. What are the limitations of green revolution? Yeah, what are the drawbacks of green revolution? HYV seeds need a plenty of water and chemical fertilizer. Higher production of the possible only from the combination of HYV seed, irrigation, chemical fertilizer, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों की जरूरत थी। लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होने लगी। कंटिन्यूअस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल इरिगेशन रिड्यूस द वाटर टेबल या वाटर लेवल को घटाने लगा। ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर हैज ऑल्सो पॉल्यूटेड द ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक। जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स के यूज होने से वो रिवर और लेक में जब वाटर फ्लो होकर के जाता है तो उसको भी प्रोड्यूस करता है, क्या कहते हैं, पोल्यूट करता है। ये तो बताए हैं। हाउ आर द ट्रेडिशनल सीड्स डिफरेंट फ्रॉम HYV सीड्स? ट्रेडिशनल सीड्स HYV सीड्स से डिफरेंट क्यों है? HYV सीड्स प्रोड्यूस मोर आउटपुट, बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, जबकि ट्रेडिशनल सीड बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है। HYV सीड्स नीड मोर इरिगेशन, इसे बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। HYV सीड्स नीड मॉडर्न इनपुट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जबकि ट्रेडिशनल सीड्स को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड? एक्सप्लेन। व्हाट इज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड? क्या है? एक्सप्लेन इट्स ड्रॉबैक। तो अभी पीछे बताएं, आगे देखा जाए। इस टॉपिक से हम लोग को ड्रॉबैक ऑफ द मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग मिला। आगे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर गांव में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? तो पालमपुर गांव में जो लैंड है उन गांव वालों के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सबसे पहले देखना है कि वहाँ पर पीपल कितने हैं। 450 फैमिली, पीपल कह रहे हैं 450 फैमिली वहाँ पर है, परिवार है, और 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस। यानी 1/3, इसका 1/3 3 से भागा करेंगे तो कितना होगा? 150 फैमिली जो है वो लैंडलेस है, भूमिहीन है। इसके बाद कर रहा है कि यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज, और बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे लैंड जो है वो चारों तरफ गांव में है, जो छोटे किसानों के द्वारा ऑक्युपाइड है। छोटे किसान उस पर अपना खेती करते हैं। उसकी एरिया जो है वो 2 हेक्टेयर से लेस है, 2 हेक्टेयर से कम है, और वो कितने फैमिली है जो उस 2 हेक्टेयर पर ऑक्युपाई करती है? In the Palampur, there are 60 family of the medium and large farmers who cultivated more than 2 hectare. यानी 60 फैमिली जो है वह 2 हेक्टेयर या उससे अधिक की भूमि पर कल्टीवेट करती है। यानी 150 लैंडलेस हो गया, 60 फैमिली जो हुआ वो लार्ज फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स हो गए, और उनके बीच वाले जो हुए उनको स्मॉल फार्मर कहेंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। इसके बाद लार्ज फार्मर जो हुआ, बड़ा फार्मर, 3 तरीके के फार्मर हुए, यहाँ पर देख लो 3 तरीके के, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। तो स्मॉल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मीडियम फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, और लार्ज फार्मर जो है जिनके पास, बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर यानी 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, वह लार्ज फार्मर में काउंट हुए।
स्मॉल फार्मर जो हैं अपनी ज़मीन पर सेल्फ फार्मिंग करते हैं, खुद खेती करते हैं विद देयर फैमिलीज, अपने परिवार के साथ, जबकि मिडिल फार्मर जो हैं दे फार्मिंग ऑन दैट लैंड, अपनी भूमि पर खेती करते हैं विथ हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ, एंड समटाइम्स दे टेक हेल्प ऑफ द लेबर का भी हेल्प लेते हैं। बट लार्ज फार्मर फॉर देयर फार्मिंग एक्टिविटीज टोटली डिपेंड ऑन द लेबर, वो टोटली लैंडलेस फार्मर के ऊपर, लैंडलेस जो लेबर है, लैंडलेस पर्सन है उस गांव के, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। ये 3 तरीके के फार्मर हुए। तो भूमि का बंटवारा इसी तरह से हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी देख लो, ये जो पाई चार्ट बनाया हुआ है इसमें बतला रहा है कल्टीवेटेड एरिया 36% है और ये 64%। अब इसमें देखना है ये नंबर ऑफ फार्मर 80%, 20%, यानी 80% फार्मर ये हैं और 20% फार्मर ये हैं। तो 80% फार्मर जो हैं उनका कल्टीवेटेड एरिया कितना है? 36%, और 20% फार्मर जो हैं उनका कल्टीवेटेड एरिया 64%, यानी ये लार्ज फार्मर है, कम ही है लेकिन उनके पास भूमि अधिक है। और ये जो है मिडिल क्लास फार्मर है, ये स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर की संख्या अधिक है लेकिन उनके पास भूमि क्या है? कम है। पाई चार्ट क्लियर हुआ? तो किसानों की संख्या कम है लेकिन भूमि अधिक है, किसान अधिक है लेकिन जमीन कम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हु विल प्रोवाइड द लेबर्स। नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस। ओके, थैंक्स, बाय।